अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस इज़ अ टाइप ऑफ इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ और एंजाइना की ड्रग्स डिस्कस करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होना चाहिए जो एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में, जैसे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन, डायग्नोसिस, कौन-सी ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं, क्या साइन एंड सिम्पटम्स होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो एंजाइना क्या है? एंजाइना इज़ एक्चुअली सिम्पटम्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। एंजाइना में एक्चुअली चेस्ट पेन होता है पेशेंट को, दैट इज़ बेसिकली ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट, क्योंकि किसी भी तरीके से ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो उस केस में एंजाइना या चेस्ट पेन होता है। अब जब ऑक्सीजन डिमांड या ऑक्सीजन सप्लाई में कोई मसला हो तब एक्चुअली में एंजाइना या चेस्ट पेन होता है। ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है कि किसी वजह से हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सर्शन, इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, या ऑक्सीजन सप्लाई किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, जिस तरह एथेरोस्क्लेरोसिस में होता है, या आर्टरीज जो हैं हार्ट की वो स्पैज़म में चले जाएँ, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएँ, कोलेस्ट्रॉल उसमें डिपॉजिट हुआ होता है, तो उसमें ब्लॉकेज की वजह से तो ब्लड फ्लो जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। सो इट्स ईदर कि ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हो रही है या ऑक्सीजन सप्लाई हार्ट की कम हो रही है, तो तब एंजाइना प्रेजेंट कर सकता है पेशेंट के अंदर। अब जो भी हार्ट डिजीज़ेज़ होते हैं या जो भी डिजीज़ेज़ हम डिस्कस करते हैं उसमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर्स से फर्दर क्लासिफाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह स्मोकिंग है, ठीक है, या ओबेसिटी है, दीज़ आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। लैक ऑफ एक्सरसाइज, दीज़ आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। स्ट्रेस इज़ ऑल्सो द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। वेयरएज़ अगर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर देखा जाए तो जो जेनेटिक डिजीज़ेज़ होती हैं या हमारी जेनेटिक्स होती हैं या कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जिससे डायबिटीज़ है एंड हाइपरलिपिडीमिया है, हाइपरटेंशन है, इनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। सो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एंजाइना का रिस्क ज़्यादा होता है। सो एंजाइना की जो मोस्ट कॉमन ड्रग्स हैं दैट आर यूज्ड टू ट्रीट द एंजाइना पेक्टोरिस वो दो उसमें डिवाइड होती हैं, वेज़ोडाइलेटर्स एंड कार्डिक डिप्रेसेंट्स। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं वो वेज़ोडाइलेटर्स भी हैं और कार्डिक डिप्रेसेंट भी हैं, वेयर एज हमारे पास नाइट्रेट्स आर जस्ट वेज़ोडाइलेटर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स आर जस्ट कार्डिक डिप्रेसर्स। So now let's talk about the classification of anti-anginal agents. So nitrates के आगे से फर्दर डिवीजन होती है शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग, फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं एंड देन उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स हैं, पोटेशियम चैनल ओपनर्स आर ऑल्सो एंटी एंजाइनल्स एंड देन देयर सम अदर ड्रग्स दैट कैन बी यूज एज एंटी एंजाइनल। जो नाइट्रेट्स हैं वो शॉर्ट एक्टिंग जो हैं उनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है वो भी कम होता है और वो जल्दी एक्ट करते हैं विदिन 10 मिनट्स। सो एमरजेंसी में हम इसको देते हैं। जिस तरह ग्लिसरल ट्राइनाइट्राइट एंड नाइट्रोग्लिसरल आर द शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स। लॉन्ग एक्टिंग जो है वो विद इन 1 आवर एक्ट करते हैं, आइजोजोरबाइड डाइनाइट्रेट एंड आइजोजोरबाइड मोनोनाइट्रेट, दे ऑल आर टाइप्स ऑफ लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स। इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी लंबा होता है और ये एक्ट भी जो है वो लंबी देर के लिए करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को याद रखने का एक निमोनिक होता है वेरी नाइस ड्रग। वेरापिमेल इज़ फॉर वेरी एंड डिल्टाइज़म एंड नेफिडिपिन, नाइस से नेफिडिपिन और डिल्टाइज़म से ड्रग्स। इनकी केमिस्ट्री जो होती है वो है वेरापिमेल इज़ अ फिनाइल एल्कामाइन, बेंजोथाइज़ापिन इज़ डिल्टाइज़म एंड डाईहाइड्रोपेरिडीन्स जो है उसमें नेफिडिपिन, निमोडिपिन, एम्लोडिपिन यूज़ होती हैं। इसके अलावा एंटी एंजाइनल ड्रग्स में बीटा ब्लॉकर्स हैं, प्रोप्रानोल, मेटोप्रेलोल मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिस तरह पोटेशियम चैनल ओपनर्स हैं और अदर्स में आ जाती हैं। सिर्फ इसमें आपने पोटेशियम चैनल ओपनर्स का नाम याद रखना है, निकोडेंडिल, और बाकी जो है बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, नाइट्रेट को डिटेल में करना है। नाइट्रेट्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो सारी वेसल्स को डायलेट करती है, वीनो डायलेशन भी कॉज करती है और आर्टीरियल डायलेशन भी कॉज करती है। अब जब वेन्स को डायलेट करती है तो पूलिंग ऑफ द पेरिफेरल पूलिंग ऑफ द ब्लड होती है, ब्लड जो है वो वेन्स के अंदर स्टोर होता है, तो वीनस रिटर्न ऑफ द हार्ट कम हो जाता है और वीनस रिटर्न इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्री लोड ऑफ द हार्ट एंड लेफ्ट और राइट एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड प्रेशर भी इस तरह से कम होता है। कार्डिक वर्क कम हो जाएगा, जब कार्डिक वर्क कम होगा तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है पेशेंट की कम होगी, ऑक्सीजन डिमांड जो है हार्ट की कम हो जाएगी, इसीलिए एंजाइना का रिस्क कम होगा।
इसके अलावा नाइट्रेट्स जो होते हैं वो आर्टीरियल डायलेशन भी कॉज़ करते हैं। आर्टीरियल डायलेशन होने की वजह से जो वैस्कुलर रेजिस्टेंस है, पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम होती है, जिसका मतलब है आफ्टर लोड जो है जिसके अगेंस्ट हार्ट ने काम करना है वो रेजिस्टेंस कम हो गई है। तो उस वजह से भी जो ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड का जो अल्ट्रेशन होती है एंजाइना में वो कम हो जाती है और पेन रिलीफ होता है। नाइट्रेट्स का जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है उसमें ये है कि जब हम नाइट्रेट्स एडमिनिस्टर करते हैं तो ब्लड के अंदर नाइट्रेट्स इंक्रीज़ होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होती है जिसकी वजह से साइक्लिक जीएमपी की फॉर्मेशन होती है और मायोसिन्स की डीफॉस्फोराइलेशन होती है जिसकी वजह से वैस्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्स करेगा। वैस्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्स करता है। वैस्कुलर स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वेसल्स के अंदर। तो वैस्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्सेशन जो होती है वो फिर डायलेशन कॉज करती है वेन्स की और आर्टरीज की। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि साइक्लिक जीएमपी एक्टिवेशन होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है और इसके अलावा डीफॉस्फोरिलेशन होती है ऑफ मायोसिन। नाइट्रोग्लिसरीन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है वो है हेडेक। हेडेक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट ऑफ ऑल द नाइट्रेट्स। और इसके अलावा जो पोस्टरल हाइपोटेंशन भी होती है। पोस्टरल हाइपोटेंशन क्या चीज़ होती है कि जब बंदा खड़ा हो, बैठा हुआ हो और वो खड़ा हो एकदम से पोस्टर की वजह से ब्लड प्रेशर ड्रॉप करे। इसके अलावा टैकीकार्डिया इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट ऑफ नाइट्रेट्स। अच्छा, जो नाइट्रेट्स की टॉलरेंस है वो इम्पॉर्टेंट है। वो टॉलरेंस का क्या मतलब होता है कि जो टिश्यू होता है जिसने नाइट्रेट्स को रिस्पॉन्ड करना होता है तो वो टिश्यू जो लेस सेंसिटिव हो जाता है टू द इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट्स। तो उसकी वजह से फिर सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए नाइट्रेट्स को ज़्यादा डोज में देना पड़ता है ताकि जो है वो उसका इफेक्ट आए। जो इफेक्ट क्या है? एंटी इंजाइनल इफेक्ट। तो इसमें जो स्लाइड्स में लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर टू नाइट्रेट्स इन द केमिकल इंडस्ट्री रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। वर्कर्स एक्सपीरियंस headache and dizziness when starting work during first few days. As there is no exposure to chemicals over the weekend, tolerance disappears and then symptoms reappear when they come to the factory again on Monday. अपीयर नहीं, एक्चुअली डिसअपीयर व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग ऑन मंडे। मतलब जो वीकेंड के ऊपर हेडेक और डिजीनेस होता है ड्यू द लैक ऑफ नाइट्रेट्स तो उसकी वो जो है वो मंडे को डिसअपीयर हो जाता है एंड देन दिस इज़ नोन एज अ मंडे डिजीज़। एंजाइना के अलावा नाइट्रेट्स जो होते हैं वो हार्ट फेलियर में इस्तेमाल होते हैं, हार्ट अटैक में होते हैं, साइनाइड पॉइजनिंग में होते हैं, स्पैज़म में होते हैं, एसोफेजियल स्पैज़म में या बाइलरी कोलिक जब स्टोन्स की वजह से जो पेन होता है, एसोफेजियल स्पैज़म होता है जब एसोफेगस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। तो इसमें हम सब में हम नाइट्रेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये बस 1 पॉइंट स्लाइड है। अब इसमें याद रखना है नाइट्रेट साइक्लिक जीएमपी को एक्टिवेट करती है। इनका एक्सटेंसिव फर्स्ट पास इफेक्ट होता है, एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा इसका वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इस टैकीकार्डिया नाइट्रेट्स का। एंड देन नाइट्रेट्स आर ऑल्सो यूज फॉर पल्मोनरी एडीमा बिकॉज वो डायलेट करती हैं वेसल्स इन द लेग्स। कैपेसिटेंस वेसल्स किसको कह रहे हैं? वेन्स को। जब वो वेन्स को डायलेट करेंगी तो हमारे पास जो प्रीलोड है वो कम हो जाएगा। प्रीलोड जो होगा वीनस रिटर्न कम होगा। लो डोज नाइट्रेट्स जो होते हैं वो एज अ वीनोडाइलेटर एक्ट करते हैं। इसके अलावा नाइट्रेट्स वेज़ोडाइलेशन कॉज करती हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी कम होता है। ब्लड प्रेशर के लिए भी होता है। इट इज़ ऑल्सो लाइफ सेविंग ड्रग फॉर पोस्ट एमआई पेशेंट जिनको डिस्निया या चेस्ट पेन होता है। नाउ जो है वो सेकंड क्लास ऑफ ड्रग्स जो एंजाइना के लिए इस्तेमाल होती हैं वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग ड्रग्स। इसमें हमारे पास 2 तरह की आती हैं, डाईहाइड्रोपेरिडीन्स एंड नॉन डाईहाइड्रोपेरिडीन्स। सो इन कैल्शियम ब्लॉकर्स हमारे पास जो निमोनिक है वेरी नाइस ड्रग्स। वी इज़ फॉर वेरापिमिल, एन इज़ फॉर निमोडिपीन एंड डी इज़ फॉर डिल्टियाज़म। इनका एक्शन क्या होता है? इन्होंने कैल्शियम एक्सेस टू द सेल को ब्लॉक करना होता है जिसकी वजह से कंडक्टिविटी ऑफ द हार्ट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट जो है वो कम होती है और डिमांड फॉर ऑक्सीजन इवेंचुअली कम हो जाती है और एंजाइना के सिम्टम्स कम आते हैं। लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के। सो हम उसके बारे ब्लॉकर्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जिस तरह से वो ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, ब्रेडिकार्डिया कॉज करते हैं। ब्रेडिकार्डिया की वजह से भी ब्लॉक भी हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिपेशन एंड नोज़िया। इसके अलावा हेडेक भी हो सकता है, पेरिफेरल एडीमा भी हो सकता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मोस्ट कॉमन इज़ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड हेडेक। नाउ हम तीसरी ड्रग के बारे में डिस्कस करते हैं विच इज़ बीटा ब्लॉकर्स जो हम एंजाइना के लिए देते हैं। बीटा ब्लॉकर्स के सिर्फ यूजेस पता होने चाहिए। स्लाइड में लिखा हुआ हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, एंजाइना, एमआई, हार्ट फेलियर और
बीटा ब्लॉकर्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हम निमोनिक से याद रखते हैं। बैट फिश, बी इज़ फॉर ब्रेडिकार्डिया एंड एवी ब्लॉक, जो दोनों सिमिलर हैं टू दी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। डी से है डिजीनेस, F is for fatigue, I is for impotency, and S for signs of hemoglycemia, hypoglycemia mask, and hypotension. So this was all about anti-channel drugs. अब हम next जो lecture होगा वो diuretics पे होगा and then cardiovascular physiology खत्म हो जाएंगी. Okay, thank you for watching.